चलिए आज हम शुरुआत करते हैं नए चैप्टर की। आज हम डिस्कस करेंगे कुंडली में मैरिज लाइफ यानी कि सप्तम भाव में हम लोगों ने डिस्कस किया यदि कोई ग्रह आ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पर आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो उस प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है। देखिए, किसी ग्रह का किसी स्थान पर बैठना आपके या हमारे हाथ में नहीं है। ये पुराना कार्मिक संबंध होता है। और एक चीज ध्यान रखें, ये जो रिलेशनशिप का कर्मा होता है ये सबसे ज्यादा प्रगाढ़ होता है। पैसे का लेन देन का कर्म भी इतना प्रगाढ़ नहीं होता जितना कि संबंधों का कर्मा प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ का मतलब होता है बहुत ज्यादा डेंस, बहुत ज्यादा गुथा हुआ। उससे पीछा छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी का जो साथ है वो 7 जन्मों का माना है। और पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर करके 7 जन्म कभी पूरे नहीं होने देते। वो अगले 7 जन्म और फिर आगे बढ़ा लेते, अपने कर्म को इकट्ठा कर लेते हैं। ये अपने कर्मा को चुकता ही नहीं करते, ले दे करके घूम फिर करके वही मिल जाते हैं। चलो, ये तो मजाक की बात थी। प्रश्न ये उठता है, अगर कुंडली में कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए और रियलाइज भी हो कि वास्तव में पति पत्नी में झगड़ा चलता है, दोनों में अविश्वास की भावना है, दोनों की में आपस में ईगो क्लैश करते हैं, तो ऐसे में कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है कुंडली के अंदर जो आपको इस चीज से बचा सकती है? उस ताकत का नाम है लगन, यानी कि कुंडली का पहला भाव। सप्तम भाव से यदि प्रॉब्लम आ रही है तो उस सप्तम भाव की प्रॉब्लम का निराकरण करने की जो ताकत होती है वो आपके फर्स्ट हाउस में होती है। तो इस सूत्र को याद रख लो। अब ये तो विवाह का मामला है। सप्तम भाव से डे टू डे इनकम हो, पार्टनरशिप हो, जो भी प्रॉब्लम आपकी सप्तम भाव से आ रही है उसका निराकरण करने की क्षमता फर्स्ट हाउस में होती है, लगन में होती है। आपको जान करके ये बड़ी हैरानी होगी कि अगर कुंडली में लग्नेश की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। इवन यहां तक कि उस व्यक्ति के सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो भी लग्न की स्थिति अगर अच्छी ना बैठी हो तो भी मैरिज लाइफ में दिक्कत हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक तो ये है कि सप्तम भाव में मैरिज लाइफ में एक प्रॉब्लम है, वो तो समझ में आ रहा है। उसमें तो रोल अदा करेगा ही करेगा लगन। इवन जिन लोगों की कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, उन लोगों के चार्ट में भी अगर लग्नेश सही भाव में ना बैठे हों तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो नोट करो, कहाँ कौन लग्नेश की स्थिति कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यदि लग्नेश सेकंड हाउस में हो, यदि लग्नेश तीसरे भाव में हो, यदि लग्नेश छठे भाव में हो, यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो, और यदि लग्नेश 12वें भाव में हो। यानी अगर लग्नेश सेकंड में बैठा है, थर्ड में बैठा है, सिक्स्थ में बैठा है, एट्थ में बैठा है, ट्वेल्थ सर में एक बैठा मिनट। है,
तो सर मैरिज, लग्नेश मीन सूर्य। लग्नेश में सूर्य नहीं, लग्नेश में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, तो फर्स्ट, असेंडेंट अच्छा लॉर्ड, जी। लगन जी का सर। स्वामी। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है, क्या जिन लोगों की कुंडली में लग्नेश लगन में बैठे, लग्नेश चौथे में बैठे, लग्नेश पांचवें में बैठे, लग्नेश सातवें में बैठे, लग्नेश नौवें में बैठे, लग्नेश दसम में बैठे, लग्नेश 11 में बैठे, क्या इनकी कुंडलियों में मैरिज लाइफ में सेपरेशन नहीं हो सकता क्या? तो प्रश्न का आंसर है हाँ, हो सकता है, पर बहुत कम चांस होते हैं। तो चांस किसके ज्यादा है? जिसका लग्नेश 2 3 6 8 12 में बैठा है। अब ये चांस बढ़ते क्रम में समझो। जिसका लग्नेश सेकंड हाउस में है उसके कम चांस हैं, यानी कि मैरिज में प्रॉब्लम आने के। लग्नेश थर्ड में चला गया, चांस बढ़ गए झगड़ा होने के। ये मैं बढ़ते क्रम में बता रहा हूँ, झगड़ा होने के चांस सबसे ज्यादा कैसे हो। लग्नेश सेकंड में है, झगड़ा होने के चांस तीसरे में आए और ज्यादा चांस। अगर वही लग्नेश छठे में है तो चांस भयंकर हो गए, बढ़ गए, कि व्यक्ति सेपरेटिव एटीट्यूड में चला जाता है कि सेपरेशंस करना है मुझे। अगर लग्नेश छठे में चला जाए, लग्नेश अष्टम में चला जाए, सेपरेशन करे ना करे दिल से सेपरेशन कर बैठता है, हृदय से सेपरेशन करके बैठ जाता है, बाय हार्ट सेपरेशन करके बैठ जाता है पति पत्नी एक दूसरे से। लग्नेश 12वें में चला जाए, मूर्खताएं बहुत करता है, अपनी मैरिज लाइफ को तरह तरह से खराब करने का भरसक प्रयास करता रहता है। अच्छा, मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, मैं इस कोर्स को एक परिवार की तरह पढ़ा रहा हूँ, घर के मुखिया की तरह पढ़ा रहा हूँ। हरियाणा का आदमी हूँ, कई बातें मुंह से सीधी सपाट निकल जाती हैं। और जो मैं ये योग बताऊंगा इनमें से हो सकता है आप में से भी किसी का हो, बुरा मत मानना। इफ एंड बट पूरे ज्योतिष में लगा रहता है। ये नहीं है कि मैं आपके बारे में बोल रहा हूँ, मैं दरअसल सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। ईगो होती है हर इंसान की, ऐसा कैसे? अब मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मूर्खताएं करता रहता है और अब भरसक प्रयास करता रहता है कि मैरिज को डिस्टर्ब करने का। पर कमाल की बात यह है, जितने भी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं उनको कभी भी एहसास नहीं होता कि वो मैरिज लाइफ को खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो भाई मेरे को बड़े मुखिया होने के नाते, घर का मुखिया होने के नाते पहले से ही माफ करके चलो, क्योंकि मैरिज लाइफ बहुत अंतरंग संबंधों का विषय है। और इसमें मैं अगर स्पष्ट बात नहीं बोलूंगा तो आपके सामने जब कुंडलियां आएंगी तो आप एक्चुअल फैक्ट को नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हर आदमी जो अपनी कहानी आप लोगों को बताएगा वो अपना ही पक्ष रखेगा और दूसरे का कसूर निकालेगा। तो इसलिए आपको ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग होना है। आपको तुरंत समझ जाना है कि भाई गलती इसकी है, बेशक आप उसे बोले ना बोले, क्योंकि आपको मर्ज जरूर समझ में आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां पर फंसती है और कैसे फंसती है, वो भी मैं आपको समझा दूं। जब भी लग्नेश केंद्र या त्रिकोण से बाहर होते हैं, जब भी लग्नेश केंद्र या त्रिकोण से बाहर होते हैं, इन लोगों में स्ट्रगल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। समझना लॉजिक को। इन लोगों में फाइट करने की कैपेसिटी, स्ट्रगल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ज्यादा पुरुषार्थी व्यक्ति तो लड़ भी पड़ता है, वो कहाँ किसी के नीचे दबाव में आता है। वो कहता है मैं तो सक्षम आदमी हूँ, मैं तो बड़ा मेहनती आदमी हूँ, पराक्रमी आदमी हूँ। कहीं ना कहीं उनकी ईगो क्लैश होगा। लग्नेश जितना मजबूत होगा, लग्नेश केंद्र में होगा या त्रिकोण में होगा,
ये लोग अपनी इंटेलिजेंसी का प्रदर्शन करके मैरिज को बचाने का प्रयास करते हैं। अब ये समझना बड़ी कमाल की बात है। ये क्यों मैंने कहा कि इन लोगों में चांस कम होते हैं? ऐसा नहीं है कि इनको मैरिज लाइफ में तकलीफें नहीं आती। मैरिज लाइफ में तो दिक्कतें ये समझ लो किसी को भी आ सकती है। आपका लग्नेश कहीं बैठा हो, कोई ग्रह कहीं बैठा हो, मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है, उससे नहीं बचा जा सकता। पर हम वो डिस्कस करें कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिमाग का उपयोग करके, अपने इंटेलिजेंसी का उपयोग करके, अपनी वाक पटु का उपयोग करके अपनी मैरिज लाइफ को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। हाथ पैर जोड़ करके या कंप्रोमाइज करके अपनी लाइफ को बड़े आराम से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। ये मैं आप लोगों को सूत्र बताने का कोशिश कर रहा। ये बड़ा प्यारा सूत्र। यहाँ क्लियर हो गया? अगर किसी को यहाँ पे कोई बात क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। तो 11th हाउस में लग्नेश अगर 11th 11th। हाउस में भी अच्छा है। इट्स वेरी अच्छा गुड। ठीक है सर, थैंक यू सर। लॉजिक कोई क्लियर करना चाहे, कोई क्वेश्चन हो? Sir, you said the Kendra and the कौन? 9th house, त्रिकोण. तो 11th house में फिर क्या रीजन है? 11th हाउस हाउस ऑफ गेन है, एक्सपेक्टेड गेन है। अक्सर आदमी मैरिज लाइफ को इसलिए खराब नहीं करता क्योंकि उसको कुछ फायदा नजर आ रहा होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 11th में जब भी ग्रह बैठेगा, अगर उसको मैरिज में फायदा नहीं नजर में आएगा तो भाग जाएगा, और फायदा नजर आया तो वो टिका ही रहेगा। और मैक्सिमम शादी के फायदे तो है ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर इंसान जब भी शादी करता है कि उसको फायदा कहीं ना कहीं तो नजर आता ही है। तो इन लोगों की जो आदत होती है फायदा देखने की, चाहे वो अपना परिवार को बचाने का ही फायदा हो, कि चलो वो फ्यूचर को देख रहा हो कि आने वाले समय में कल को बच्चों की शादियां करेंगे हम, तो बच्चों की शादियों के समय कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं मनुष्य के दिमाग में अपनी शादी को बचाने को लेकर के। तो 11वां इसलिए होता है क्योंकि उसमें गेन की वो होती है। अगर लग्नेश दशम में बैठा हो तो उसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा का विषय उसके लिए बहुत होता है। उसको लगता है यार अगर कल को तेने तलाक ले लिया तो यार लोग क्या कहेंगे, तेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कहेंगे ले ये अपनी मैरिज को नहीं संभाल पाया। तो लग्नेश दशम में होगा तो आदमी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तलाक नहीं लेता है। पर आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा, ये जो 10वां भाव होता है ना, और पहला भाव जो होता है, ये दो भाव ऐसे हैं जो तलाक लेने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो आपको आगे चल करके मैं बताऊंगा। परंतु अभी सर तो अगर इतना ही समझिए कि लग्नेश दशम में बैठता है तो इंसान अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत ज्यादा सजग होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए वो तलाक नहीं लेता। लग्नेश नवम में होता है तो वो अपने कर्तव्य का पालन करना चाहता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, वो शादी को सर एक अगर धर्म मान रेट्रो करके होगा, चलता है। अभी रुक जाओ उमेश जी। अगर वो नवम रेट्रो। भाव में है, रुक जाओ। यस यस। रेट्रो का एक ही दिन बिठा के समझा दूंगा मैंने, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं है रेट्रो, है ना। अगर राइट। नवम में हो तो वो धर्म समझ करके विवाह को नहीं तोड़ना पसंद करता। सबसे उत्तम कहाँ है? सप्तम भाव में। लग्नेश जिसका सप्तम भाव में बैठ जाए तो मैरिज में स्ट्रेंथ पैदा करता है, इवन दोनों लोगों में पति पत्नी में आकर्षण पैदा कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छा योग है। नोक झोंक भी होती रहती है, दोनों झगड़ते रहते हैं पर एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। लगने छठे में चला जाए, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो मैरिज के टूटने की योग कई बार, या फिर इनको मैरिज कंप्रोमाइज्ड मैरिज भी चलानी पड़ जाती है। पंचम में बैठे तो ऑटोमेटिक ये लोग बड़े इमोशनली किसी से अटैच हो जाएं एक बार,
तो इनका इमोशनली अटैच से फिर डिटैच होना मुश्किल हो जाता है। अगर चौथे में बैठ जाएं तो ये अपने कंफर्ट्स को लेकर के बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं। इनको लगता है कि चाय कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, और अगर लड़की है तो उसे लगता है कि कमा के कौन लेकर के आएगा। मतलब दोनों अपने कंफर्ट जोन को लेकर के बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे ये शादी नहीं तोड़ के राजी। लग्नेश का सेकंड में बैठने के साथ समस्या ये तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, मैरिज तोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी, पर जबान इनकी काबू में नहीं रहती है। लग्नेश सेकंड में बैठेगा, बोलते रहेंगे, कुछ 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 सुनाते रहेंगे अपने जीवन साथी को। अब वो उसके बेचारे के ऊपर कैपेसिटी पे है, वो कितनी कैपेसिटी लेकर के आया है। अब अगर उसकी कैपेसिटी ठीक ठाक है तो इनकी भी मैरिज लाइफ चल जाती है, पर हाँ, ये बोलने से काबू नहीं होती। लग्नेश थर्ड में चली जाए तो ये भी मैरिज को तोड़ना नहीं पसंद करते, पर यही है कि ये इतने मेहनती होते हैं, इतने पराक्रमी होते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारा जीवन साथी बिल्कुल ऐसे करे जैसे हम करें। अब वो जरूरी थोड़ी सामने वाले का एनर्जी लेवल उस लेवल का हो, वो नहीं हो पाता। तो एक्सपेक्टेशन, लो मैरिजेस इसलिए भी टूट जाती हैं क्योंकि वो पति पत्नी एक दूसरे से कई बार ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल करके रख लेते हैं। अब प्रश्न उठता है वक्री ग्रहों का। सिंपल लॉजिक समझ लो, चाहे वो लग्नेश वक्री हो चाहे सप्तमेश वक्री हो, वक्री का कंसेप्ट समझ लो। वक्री प्लेनेट मैरिज लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते, दे आर नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप एंड द गुड या हैप्पी मैरिज लाइफ। क्योंकि जो वक्री ग्रह होते हैं इनमें क्षमता बहुत अद्भुत पैदा हो जाती है, बहुत ताकत पैदा हो जाती है। जीवन में सफल होने के लिए वक्री ग्रहों का योगदान बहुत बड़ा होता है। ये लोग अपने कैरियर में बहुत फोकस करना चाहते हैं, ये लोगों की ये अपनी एनर्जी को किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, क्योंकि वक्री ग्रह इंसान को दौड़ाता बहुत है, भगाता बहुत है, रात दिन मेहनत करवाते हैं वक्री ग्रह, चाहे उसके लिए उसको बेईमानी करनी पड़े, सफलता हासिल करने के लिए कोई भी तिगड़मबाजी करनी पड़े, करने के से पीछे नहीं चूकते। और इस तिगड़मबाजी और भाग दौड़ की वजह से कई बार ये अपनी मैरिज लाइफ को भूल जाते हैं या मैरिज लाइफ इनसे इग्नोर हो जाती है। तो आगे से ध्यान रखना, रेट्रोग्रेड प्लेनेट अच्छे नहीं होते हैं, चाहे वो सप्तमेश होकर के रेट्रोग्रेड हो, यानी कि सप्तम भाव का स्वामी वक्री हो जाए तो वो एक से अधिक संबंधों की तरफ लेके जाता है। लग्नेश वक्री हो जाए तो सामने वाले से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन पाल के बैठ जाता है, उसका जीवन साथी एक्सपेक्टेशन को मीट आउट ही नहीं कर सकता है, तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। अब पॉइंट समझे, लग्नेश का अच्छा बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है मैरिज लाइफ को बचाने के लिए। जीवन साथी में कम से कम दोनों में से एक का लग्नेश तो मजबूत होना ही चाहिए, वेल प्लेस्ड होना ही चाहिए। अगर एक का गड़बड़ है तो एक का कम से कम ठीक होना चाहिए, और अगर दोनों के गड़बड़ हो गए तो फिर भगवान भरोसे गाड़ी चलती है, ये ध्यान रखना। सर फिर रेट्रो का उपाय? वो मुझे उपाय तो बात की बात है ना, वो रेट्रो का ऐसे नहीं बताया जा सकते, नो के नो ग्रह पर कौन सा बकरी है कौन सा नहीं बकरी है, सबके उपाय अलग है ना। उपाय सबसे लास्ट, कोई अगर राइट। क्लासिकल केस होगा तो मैं अपने आप ही उपाय बता, ठीक है। हाँ कृष्ण जी। सर अगर लग्नेश 9th हाउस में है, जी मान लीजिए सर धनु लगन की हाँ हाँ, नवम भाव प्रश्न पूछो। 9th में है वो, बट वो 1 डिग्री का है। जी सर, तो वो फिर 9th में डाउट सर क्या है? प्लेस्ड है, पर सर वो 1 डिग्री का है, तो क्या मानेंगे अष्टम के आप रिजल्ट? बताइए कृष्ण कुमार जी, एक डिग्री को लेकर क्या बैठे हो, क्या क्या मान्यता है आपके दिमाग में? मैं आपके माध्यम से सभी को क्लियर करना चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है आपका।
सर मिक्स रिजल्ट देगा हमारे हिसाब से सर, 9th रिजल्ट के भूल भी जाओ, और रिजल्ट 8 भूल में जाओ। करके भी। मैं 1 डिग्री पे अटक गया हूँ। जी 1 डिग्री से आपने क्या लिया? जी इसको जी जी जी। पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, क्या लिया इसको? आपने कहा ना सर लग्नेश प्लेसमेंट। नवम भाव में बैठा है, यानी कि जी गुरु नवम भाव में बैठा है सिंह राशि में 1 डिग्री का होके। जी सर, जी सर। हाँ, तो इसका क्या मायने आपने निकाल के बैठा जो आपने ये प्रश्न किया है? सर वो देखने में तो सर अपना त्रिकोण है, शुभ भी है, डिग्री वाइज देखे तो वहाँ वीक है, वहाँ मैं कमजोर है। वही वही कृष्ण जी समझना चाहता हूँ, ये वीक क्यों कह रहे हो? मेरा पॉइंट ही वो है। 1 डिग्री जी वीक सर, किसने हमें ये क्या पढ़ाया कह गया दिया? ना कि अच्छा, बाल्यावस्था में पढ़ा गलत दिया, ठीक है। अच्छा उदित जी, बाल्यावस्था में, चलो आज आपका क्लियर कर दूं कंसेप्ट। जी ऑलवेज सर, जी सर। रिमेम्बर, खुश जी हो जाओ अगर किसी का ग्रह 1 डिग्री का है, खुश हो जाओ, यू शुड बी हैप्पी। वो प्लेनेट बहुत पावरफुल है। ओ 29 डिग्री, 0 डिग्री और 1 डिग्री, ऑलवेज रिमेम्बर, कभी कंफ्यूज मत होना। आंख बंद करके मेरी सूरत याद कर लेना उस समय, अगर सूत्र भूल जाओ तो। 29 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, कोई ग्रह के साथ हो, वो ग्रह बहुत पावरफुल होता है। उस व्यक्ति में उस ग्रह के गुण बहुत ज्यादा मिलेंगे। सर वो किसी भी हाउस में हो। वो किसी भी हाउस में हो, वो जी ग्रह के गुण उस व्यक्ति में ज्यादा मिलेंगे। जैसे इस अच्छा। केस में 1 डिग्री का गुरु है, आपके किसी के हिसाब से बाल्यावस्था का है, किसी के हिसाब से कमजोर अवस्था का है। ज्योतिष जी का एक सामान्य सा सूत्र है साहब, कि अगर कोई ग्रह को ऐसा भी रिजल्ट दिखाएगा, उसके लक्षण आएंगे, या तो पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, लक्षण तो आएंगे ना। हमारे शरीर में बीमारी आती है, हमें कैसे पता लगता है हम बीमार हो गए? वो बीमारी एक लक्षण पैदा करती है, और हम लक्षणों को जी समझ नहीं पाते तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को कहते हैं हमें ऐसा ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर उस आधार पे जांच करता है, और फिर कहता है अरे यार आपको तो ये प्रॉब्लम हो गई है, अब आप ये दवा खाओ तो ठीक हो जाओगे। यही एक सिम्टम। सेम हमारी जन्म पत्री में भी यही होता है। आपको किसी ग्रह पे डाउट हो जाए, आप उस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स को देखना शुरू करो। वो एट्रीब्यूट्स पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं या प्लेनेट के नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। नेगेटिव एट्रीब्यूट्स जुपिटर का क्या होगा? पढ़ने लिखने नहीं देगा, पढ़ाई लिखाई को अधूरा छुड़वा देगा। एट्रीब्यूट्स मैं बता रहा हूं जुपिटर के। जी अध्ययनशील मननशील नहीं होगा, नवय में बैठ के कमजोर होगा, तो धर्म का विरोधी होगा, धर्म विरुद्ध कार्य करेगा, खान पान में कोताही बरतेगा, उल्टे सीधा खाना खाएगा, उल्टा सीधा काम करेगा, और साधु संत गुरु महात्माओं के खिलाफ चलेगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर वहां पर नवम भाव में गुरु बैठा है और 1 डिग्री का है और उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आ रहे आएंगे ही आएंगे, ऐसा व्यक्ति सारे जीवन भर अध्ययनशील मननशील होगा, बुक नहीं छोड़ सकता। 60 साल का हो जाओ, 70 साल का हो जाओ, वो कुछ ना कुछ पढ़ता मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखता मिलेगा। ये ध्यान रखना, कुछ ना कुछ वो देखेगा, यार फलानी चीज। अच्छा, व्हेल मछली बच्चे कैसे पैदा करती है, उसके दिमाग में ख्याल आया, बस लग गया, व्हेल मछली के पीछे लग जाएगा। जब तक वो ये नहीं पता लगा लेगा व्हेल मछली कैसे बच्चे पैदा करती है, वो बंदा लगा रहेगा पीछे। यानी कि नॉलेज का कीड़ा होता है, नॉलेज का भूखा होता है, उसमें इतनी क्यूरियोसिटी भरी हुई होती है। 1 डिग्री का प्लेनेट बहुत बड़ा क्यूरियस प्लेनेट होता है। और आपने सुना ही होगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक आप में क्यूरियोसिटी नहीं आएगी, तो आप नॉलेज भी गेन नहीं कर पाएंगे। एंड समझे? तो अगर 1 डिग्री का प्लेनेट है, तो आप खुश हो जाइए। किसी का शुक्र 0 डिग्री का देखते हो, तो मेरे पास एक व्यक्ति आए, कहता जी शुक्र 0 डिग्री का हो गया, बड़ा घबराया हुआ। पर ये बकरी ना हो, मतलब नॉर्मल हो, मार गई, तब भी रुक यही जाओ, बात। कोई बात ना, आप रुक जाओ। एक व्यक्ति आए जिनका शुक्र 0 डिग्री का था, और उनको किसी ने ऐसे ही समझा दिया कि भाई तेरा तो शुक्र ही 0 डिग्री का है। तो बोला मुझे आज तक कोई जवाब ही नहीं दे पाया।
मैंने कहा, मैं सोचा पता नहीं कैसा अजीबोगरीब क्वेश्चन लेके आया है जो कह रहा है कि नहीं है। मैंने कहा बताओ, कहता 0 डिग्री का। मगर यू शुड बी वेरी हैप्पी, आपकी वाइफ बहुत सुंदर होनी चाहिए, आपकी वाइफ बहुत सुंदर होनी चाहिए। कहता हाँ वो तो है। मैंने कहा आपका कभी तलाक का केस हुआ? कहता नहीं, कभी नहीं, हमारा झगड़ा ही नहीं होता। मैंने कहा अभी कहीं बाहर जाते हो घूमने? कहता हाँ जी मैं जाता रहता हूँ। मगर कभी 5 स्टार होटल से नीचे रहते हो? कहता है हाँ ये बात तो है, मैं मुझे कंपनी देती है पैसा 5 स्टार में रुकने के लिए। कितने कंट्रीज घूम चुके हो? घर में कौन सी लग्जरी का ऐसा आइटम है जो आपके पास नहीं है? गाड़ियां कितनी है? कहता 3 गाड़ियां हैं। मकान कितने? मैंने कहा मेरे भाई शुक्र की कौन सी चीज ऐसी है जो तेरे पास नहीं है, वो बताओ। ढूंढो। खुशबू लगाते हो? कहता हाँ जी पेरिस का मैं जो है परफ्यूम लगाता हूँ, बहुत महंगे वाला। वो मेरे भाई शुक्र की कौन सी चीज आपके पास नहीं अवेलेबल है? वो इतना रिलैक्स हो गया, कहता है हाँ सच कह रहे हो पंडित जी की मैंने तो सोचा ही नहीं, शुक्र किया हर चीज अवेलेबल है। अरे भाई अब कोई सामने वाला कुछ भी कह रहा है, तुम्हारे आंखों के सामने है तुम्हारी चीजें, और तुम उस चीजों का भोग कर रहे हो। अब कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा हो, तुम्हें उससे क्या लेना देना, वो कितने भी डिग्री पे बैठा हो, तुम्हें तो मिल रहा है ना। कहता हाँ जी मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखना, 1 डिग्री को लेके, 29 डिग्री को लेके, 0 डिग्री के लिए बिल्कुल टेंशन मत आइए, ये समस्या नहीं होती। वो बाल ज्योतिष होता है। बाल ज्योतिष का मतलब बहुत प्रारंभिक ज्योतिष है, स्टूडेंट को समझाने के लिए, सिखाने के लिए ग्रह की अवस्थाओं का जिक्र किया है। फलित बिल्कुल विपरीत है, ये मैं आपको बताऊं। फलित के टेक्निक्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं। इसलिए जब ज्योतिष में बिगनर्स एस्ट्रोलॉजी को कोई पढ़ता है और जब वो प्रेडिक्टिव टेक्निक पढ़ता है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। मेरे पास लोग फोन करते हैं, बेसिक तो हमें आता है जी, हमारे पास जो भी फोन करता है उसे बेसिक आता है, उन्हें ज्योतिष भी काफी कुछ आता होता है। कहते हैं जी बस फाइन टच चाहिए, और फाइन टच में उनकी बेचारों की सारी थ्योरियां बदल जाती हैं। वो जो पीछे पड़ा होता है वो सारा खराब हो जाता है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, सीखो, लर्न करो, उस प्लेनेट में जान बहुत है। ठीक है, तो चलो ये अच्छा क्वेश्चन था आप लोगों का। हाँ कृष्ण जी ठीक है। सर यही चीज यदि 2 डिग्री 28 डिग्री हो तो क्या होगा? 2 डिग्री का मामला नहीं, बस 1 डिग्री तक की जिम्मेवारी है, आगे का मामला नहीं है। मतलब 29 कंपेरेटिवली डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री। आपने 1 डिग्री बोला था, उसका जवाब दे दिया, है ना। फिर अब ग्रहों की प्लेसमेंट से देखेंगे। But what सर is आप 2 डिग्री को हम बता दो प्लीज, अब क्यूरियोसिटी होगी ये भी पता करने की। क्या कहा आपने? 2 डिग्री, वो दूसरे तरीके से मैंने इनका जवाब दिया कि 1 डिग्री से घबराए हुए थे, तो उसका जवाब दिया, sir, और but फिर बात आएगी तो आप करेंगे। हाँ चंद्रिका जी। what is the reason कि 29 0 and 1 के लिए? 29, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 चंद्रिका जी, समझो क्या है। आपको पता है हर प्लेनेट जो मूव करता है किसी हाउस में, वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक मूव करता है। 29 डिग्री का मायने क्या है कि एक प्लेनेट किसी हाउस में एंट्री लेता है और वो 29 कदम चल चुका है। 29 डिग्री का मतलब वो 29 कदम आ चुका है, 1 कदम उसका बाकी है, तो 30 पूरे हो जाएंगे, यानी कि वो अपना भोग भोग चुका है। अब आप इसको एक मनुष्य जीवन की तरह समझो। माना कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी टोटल आयु 30 वर्ष है। भगवान ने निश्चित कर दी कि 30 वर्ष की आयु के बाद ये मर जाए, 30 का पूरा होते ही खत्म हो जाए। अब मान लीजिए वो 29 वर्ष की आयु में आ गया, तो कितना साल बाकी बचा है? 1 साल बाकी। ये तो था एक उम्र का एग्जाम्पल भाव के साथ। अब एक व्यक्ति जिसकी आयु 100 साल की है, वो 90 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। जब वो व्यक्ति 90 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो हम लोग सभी उसको क्या बोलते हैं कि बुजुर्ग आदमी है।
बुजुर्ग का मतलब होता है अनुभवी आदमी, यानी कि उस व्यक्ति ने 90 वर्ष देख लिए हैं, यानी 90 वर्षों का अनुभव उस व्यक्ति के पास है। ही इज हाईली मैच्योर्ड पर्सन। एक 29 डिग्री का प्लेनेट हाईली मैच्योर्ड प्लेनेट होता है, जिसके पास उस हाउस का, उस भाव का सबसे ज्यादा अनुभव है। उस भाव को में क्या कैसे करना है, उसको कैसे रिजल्ट देने हैं, उसका अनुभव उस ग्रह के पास सबसे ज्यादा है। वो प्लेनेट इसलिए अच्छा माना जाता है, वो जल्दबाजी नहीं करता, उसमें हड़बड़ाहट नहीं है रिजल्ट देने की, रिजल्ट दिखाने की। वो इंसान को बहुत अच्छे से परखता है। जब इंसान उस लायक होता है तो उस भाव का रिजल्ट देता है। ये ऑलवेज रिमेम्बर। इसलिए वो मैच्योर प्लेनेट कहलाता है। अगर जेमिनी ज्योतिष जो लोग जानते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट आत्मा कारक ग्रह कहा जाता है। और आत्मा कारक ग्रह मीन्स किंग ऑफ द नेटल चार्ट। वो राजा बन जाता है कुंडली का। कैन यू इमेजिन? 29 डिग्री का प्लेनेट वो राजा हो जाता है कुंडली का, पूरी कुंडली का। इज द किंग। जेमिनी ज्योतिष कहते हैं तो किंग है कुंडली का, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट है, सबसे हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। उस व्यक्ति में उस ग्रह का मैच्योरिटी वाले गुण आएंगे। जैसे अगर सूर्य 29 डिग्री का है तो सूर्य का काम क्या है? सूर्य का गुण है पेरेंटशिप, पितृभाव, पिता तुल्य, राजा तुल्य, ईश्वर तुल्य। सूर्य का काम है सबकी पालना करना, इसलिए उसे नारायण कहा जाता है। नारायण का कार्य है सबकी पालना करना, गृहस्थ घर गृहस्थी के जीवन की पालना करना, सबकी पालना करेगा। अब 29 डिग्री का सूर्य क्या कर रहा है? वो व्यक्ति 22 साल की उम्र में भी होगा ना, तो ये इमेजिन करेगा यार मैं कितने लोगों को रोजगार दे सकता हूँ। वो 25 साल का लड़का भी होगा ना, तो ये सोचेगा मैं किसी की हेल्प कर दूं, मैं किसी का बॉस बन जाऊं। ये लोग बॉस बनना पसंद करते हैं। और बॉस इसलिए पसंद नहीं बनना पसंद करते कि वो डांट मार सके, बल्कि इसलिए कि लोगों को रोजगार दे सके, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सके लोगों के लिए, लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन दे सके। ये सूर्य का खेल है। आपको समझ में आया? बहुत सिंपल है। तो ये मैच्योरिटी का फैक्टर है। तो डिग्रियों से ज्यादा मत टेंशन में पाओ, और बीच में 17 डिग्री 18 तो मायने उतने नहीं रखते। आपने तो ये देखना है ग्रह की किस हाउस में प्लेसमेंट है, उससे मानसिकता पर क्या असर पड़ा है, मन स्तर पे क्या असर पड़ा है, वो बौद्धिक स्तर पे क्या असर पड़ा हुआ है। ये बौद्धिक स्तर पे जो असर होते हैं, ये ही हमारे संबंधों को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, यही बनाने वाले हैं, यही बिगाड़ने वाले हैं। इसका बहुत गहरा विज्ञान है। हमारे जो ब्रेन में पैटर्न्स जो बनते हैं, वो हमारे बचपन के कारण बनते हैं। लगन को क्यों मैंने लिया? क्योंकि लगन क्या है? एक ऐसा हाउस जहां पर आकर के हम इस संसार में आते हैं, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। लगन के माध्यम से ही हम अपनी जीवन की यात्रा का आरंभ करते हैं। सारा बचपन हमारा चलता है। तो हमारी जो अब बचपन की अपब्रिंगिंग होती है, जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जो हमारा पारिवारिक परिवेश होता है, वो हमारे ब्रेन्स के पैटर्न तैयार करता है। किस चीज को लेकर के? रिलेशनशिप को लेके। बच्चा जवानी तक आते आते, 16 साल की 17 साल की आयु तक आते आते
एक माइंड सेट कर चुका होता है कि मुझे रिलेशंस कैसे रखनी है। कैन यू इमेजिन? ये लोगों को होश नहीं होता है, पर 17 वर्ष की आयु में बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे संबंध कैसे रखने हैं। यानी मुझे एक संबंध रखना है कि 10 संबंध रखने हैं, मुझे एक संबंध को बनाए रखना है कि एक संबंध को बिगाड़ के रखना है। इतनी छोटी उम्र के अंदर ये जो ब्रेन के जो पैटर्न्स होते हैं, इनका संबंध हमारे फर्स्ट हाउस से होता है। इसलिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में जाके बैठेगा, बड़ा सावधान, वहां पर उसके पैटर्न उसी के अनुसार बदलेंगी। अगर किसी का लगन का लॉर्ड अष्टम में चला गया तो पैटर्न्स अष्टम भाव के अनुसार बनेंगे। छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, जब लग्नेश का संबंध इन भाव से होता है, इन भावों में सेपरेटिव एटीट्यूड होता है। छठे में, आठवें में, 12वें में सेपरेटिव एटीट्यूड छुपा हुआ है। तो ब्रेन का पैटर्न कैसा बनेगा? सेपरेशंस वाला। पॉइंट समझ रहे हो? सेपरेशन वाला। ध्यान रहे, 100 शादियां करवाइए, 100 के 100 जोड़े चाहें तो तलाक ले सकते हैं। यानी कि जिंदगी में 100 बहाने हैं लड़ने के। पूरे दिन में 100 बहाने होते हैं पति पत्नी के पास लड़ाई झगड़ा करने के। और जिस मर्जी पॉइंट पे लड़ लो, चाबी यहाँ क्यों रख दी, चाबी वहां क्यों नहीं रखी, आज कड़ी क्यों नहीं बनाई, आज समोसा क्यों खा लिया, आज पकोड़ा क्यों खा लिया, आज उसको क्यों फोन लगा दिया। 100 बहाने हैं एक दूसरे के पास झगड़ा करने के। तो ये हमारे पैटर्न्स दिमाग के डिसाइड करते हैं कि हमने झगड़े को सुलझाना है कि उलझाना है, करना क्या है। तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि क्यों हमने बोला कि 6, 8, 12 में जब लगना लौट जाएगा तो गड़बड़ होगी या गड़बड़ होने के चांस होंगे। सेकंड में जाएगा कम्युनिकेशन, बार बार छोटी छोटी बात में समझाता ही रहेगा, उपदेश देता रहेगा, उपदेश देता रहेगा, सुनाता रहेगा, लेक्चर देता रहेगा सामने वाले को। सामने वाला इतना इरिटेट हो जाता है, यार ये जब देखो बोलता ही रहता है, हर बात पे बोलता रहता है। चाबी यहाँ रख दी तो भी बोलेगा, चाबी वहां रख दोगे तो भी बोलेगा, सीधी करके रखोगे तो भी बोलेगा, टेढ़ी करके रखोगे तो भी बोलेगा, उसने बोलना है। तो सामने वाला क्या कहेगा? भाई अच्छा, इग्नोर इट। फिर वो फिर बोलेगा कि यू आर इग्नोरिंग मी। पीछा उसने जब भी नहीं छोड़ना है। ये मत ना, दूसरे कमरे में भागेगा तो दूसरे कमरे में आएगा, यू आर इग्नोरिंग मी। मतलब झगड़े को बढ़ाने के पूरे पूरे चांस वो बना करके रखता है। कहने का मतलब मेरा आपको सिंपल इतना है। तो ये जो ब्रेन के पैटर्न्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रश्न उठता है तो क्या करें? मैरिज को छोड़ के भाग जाए? वो तो सॉल्यूशन नहीं है, पैटर्न तो वही है। अक्सर लोग कहते हैं सेकंड मैरिज कर लें। अरे भाई, पैटर्न बदला नहीं तो सेकंड मैरिज करके करोगे क्या? पैटर्न चेंज करो। पैटर्न चेंज जब तक नहीं करोगे तो सेकंड मैरिज करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, उससे कोई मायने नहीं। जस्ट एक काउंटिंग चेंज होगी और उससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होना। पर हम तो उस भाषा में बोलते नहीं ना, हम तो ग्रह का नाम दे देते हैं, फलाना ग्रह, ढिमकाना ग्रह। हम तो ये नहीं कहते भाई तेरा पैटर्न गड़बड़ है। अब ये कहने का मतलब लड़ाई मोल लेना, क्योंकि अच्छा ये आप ये कह रहे हो मैं पागल हूँ, मैं तो पीड़ित हूँ, मैं तो विक्टिम उल्टा, और तुम मुझे ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि मेरे ब्रेन के पैटर्न ठीक नहीं है। तो हमें पता, मैंने पीएचडी कर रखी है, मैं ऑनर्स है, मेरे पास ये डिग्री है, मेरे पास वो डिग्री है, मैं कंपनी में यहाँ पे काम करता हूँ, वहां पे काम करता हूँ। आप जैसे पंडित तो 10 आते हैं। समझ रहे बात को? ईगो। हम कहते हैं भाई फलाना ग्रह तेरा बैठा हुआ इसलिए गड़बड़ है तेरा। पर आप तो स्टूडेंट हो, आपको बताना मेरा कर्तव्य बनता है कि प्रॉब्लम कहाँ छिपी हुई है, कहाँ मानसिकता में ये प्रॉब्लम है। जब तक उस चीज से उभर करके नहीं आएंगे हम, जब तक बात नहीं बनेगी। क्लियर? और जब भी लगना फिट होता है ना, वो ढूंढता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अच्छा, ये इस बात से परेशान होती है, मैं जब जब ससुराल का नाम लेता हूँ जब ये हल्ला ज्यादा मचाती है,
ओहो दोबारा नाम नहीं लेना। जब भी बात कहना है ससुराल बहुत अच्छा है, ससुराल मेरा गुलाब का फूल है, गेंदा फूल नहीं है। तो वो समझ जाता, ही इज अ सो इंटेलिजेंट गाय। अब वो पता है कि मैरिज लाइफ को बचाना कैसे, वो कहेगा इसको खुश कैसे करना है, बस वो हर बात में थोड़ी थोड़ी देर में खुश कर देगा उसको, मैरिज बच जाती है। मैरिज बचाना कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। बहुत कम रेयर केस होते हैं जिसमें मैरिज बचाना मुश्किल होता है। कैन यू इमेजिन कितना परसेंट केस में मैरिज नहीं बच सकती? 100 में से कितने परसेंट केस में मैरिज नहीं बच सकती? ओनली 1%। 99% मैरिज बचाई जा सकती है एस्ट्रोलॉजिकली। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से 99% केसों में मैरिज बचाई जा सकती है, काउंसलिंग की मदद से, लॉजिक की मदद से, रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने से मैरिज बचाई जा सकती है। क्योंकि वो लोग जो लड़ रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे पॉइंटों पे लड़ रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे बिंदुओं पे झगड़ा कर रहे होते हैं। दोनों के अंदर कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर के सही नॉलेज नहीं होती, सही एजुकेशन नहीं होती है। आपको जानकर के हैरानी होगी, 99% कपल्स परेशान हैं अपने रिलेशंस को लेकर के। कहेंगे गुरुजी क्या उल्टे सीधे आंकड़े दे रहे हो? यस, 99% लोग परेशान हैं अपनी मैरिज लाइफ को लेकर के। दे आर नॉट सो हैप्पी। और सर वो मैं चाहते हैं माइंड कि हम सारे के सारे हम जो है झगड़ा कर लें, हम अलग हो जाएं, हम भाग जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा क्यों है? इतनी भारी परसेंटेज क्यों है? और जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं ये परसेंटेज बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही, उल्टा। होना तो ये चाहिए था, पढ़े लिखे लोग जब दो लोग लड़ते हैं कहते अरे यार ये तो पढ़े लिखे होके झगड़ा कर रहे हैं। गांव का आदमी अरे यार दोनों इतने पढ़े लिखे लोग हैं फिर पता नहीं काहे को झगड़ा कर रहे हैं। मतलब वो मान के चल रहा है कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, पर ये झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आउट है, तो पीएचडी होल्डर है, तो आईआईटी है। उसको बेचारे को नहीं समझ में आ रहा, अरे ये तो डॉक्टर है, ये काहे को झगड़ा कर रहा है भाई, ये तो लोगों का इलाज करता है। अरे ये तो साइंटिस्ट है, ये काहे को झगड़ा कर रहा है भाई? भाई मैं झगड़ा करता हूँ समझ में आता है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर ये काहे को झगड़ा कर रहे हैं? ये तो अमेरिका में पढ़ता है, तो जापान में पढ़ता है, उसको बेचारे को समझ में नहीं आ रहा। पर प्रॉब्लम जड़ में है। हमारे समाज में बच्चों को नहीं सिखाया जा रहा है कि मैरिज लाइफ कैसे चलती है। उन्हें नहीं बताया जाता है कि मैरिज का मायने क्या है। और माँ बाप ने उनको खुला छोड़ दिया है एजुकेशन सिस्टम के हाथ में। और हमारी एजुकेशन सिस्टम में कोई सिस्टम नहीं है जो मैरिज लाइफ को कैसे बचाना है और कैसे चलाना है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन होता है। ना टीचर डिस्कस करता है, ना माँ बाप डिस्कस करते हैं, और चाचा ताऊओं को तो पता ही नहीं है। चाचा से बात करो, चाचा वो कह रहा है मैं तेरी चाची से पहले परेशान चल रहा हूँ यार, मैं क्या बताऊंगा, मैं तो खुद सारी जिंदगी दुखी हूँ, है तो मुझसे तो पूछ ही मत, बस कर ले। अब मैं ये भी नहीं कह सकता मत कर शादी, तो वो बेचारा किसी से पूछ भी नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हमने नहीं बताया लड़के को कि पत्नी का क्या मायने है, हमने नहीं सिखाया लड़की को कि पति के क्या मायने। इसी वजह से मैरिजेस नई एज के अंदर सबसे ज्यादा बिगड़ रही है। हमारे पास आज भी पुराने लोग कहते हैं अरे पंडित जी 12-13 गुण मिलते हैं फिर भी सही चलती है, हमने तो किसी ने गुण नहीं मिलाए, किसी ने कोई कुंडलियां नहीं मिलाई, बहुत अच्छी चल गई जी, हमारा तो कोई ऐसा अलग थलग होने का मामला भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? अरे आप सीखे हुए हो, आप माँ बाप की यूनिवर्सिटी से मैरिज का कोर्स करके आए हो। आपकी माओ ने, दादियों ने, दादाओं ने बिठा बिठा के समझाया है कि ये शादी के मायने क्या है। आज के नई पीढ़ी को नहीं बताया गया कि शादी के मायने क्या है। आपके पुराण, आपके शास्त्र हैप्पी मैरिज लाइफ के सूत्रों से भरे पड़े हैं, पर किसी विद्वान ने नहीं समझाया कि विष्णु जी सैया पर लेट रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं,
इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है हैप्पी मैरिज लाइफ का, ये बात कभी किसी को नहीं समझाई जाती, नहीं समझाई जाती तो उन्हें मायने नहीं। पति हमेशा नाग की सैया पर सोएगा, इसका मायने समझ लो। पति कौन है? जो शेष नाग पर सो रहा है, लेटा हुआ है, और वो स्लीपिंग नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहा है कि आई एम स्लीपिंग, बट स्लीपिंग नहीं है। उसके ऊपर कौन है? नाग देवता फन बांध के बैठा हुआ है, यानी एवरी टाइम स्ट्रगलिंग, एवरी टाइम स्ट्रगलिंग। पति बाहर जाता है और हर चीज से झगड़ा कर रहा है, हर चीज का स्ट्रगल कर रहा है। परिवार के लिए किससे टकरा रहा है? वो नाग देवता से, सबसे जहरीले जानवर से झगड़ा कर रहा है। उसको कंफर्ट देने का काम कौन कर रही है? माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी उसके पांव के माध्यम से उसको कंफर्ट दे रही है, ताकि उसको रिलैक्स मिले, ताकि वो इस फाइट को बहुत अच्छे ढंग से निर्भय होकर के लड़ सके। आज बहुत सारे लोग अपने कैरियर पर ध्यान इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका आधा ध्यान रहता है घर गृहस्थी में, यार मेरे पति का क्या हो रहा है, उसका उससे अफेयर तो नहीं चल रहा है, पत्नी का कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा है। उसका ध्यान 1 मिनट में डाइवर्ट रहता है और बड़े बुरे हालात हो जाते हैं। पति पत्नी के दोनों के संबंध इतने गड़बड़ा जाते हैं। ढेरों कहानियां हमारी माइथोलॉजी के अंदर हैं, जिसमें पति और पत्नी के, एक पत्नीव्रताधारी नारी, पतिव्रताधारी नारी, एक पत्नीव्रतधारी पति, कितने ढेरों उदाहरण हमारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। हैप्पी मैरिज लाइफ का सूत्र फिर भी हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा नहीं दिया जाता। एक ही चीज, अच्छा भाई नहीं बन रही तो अलग हो जाओ। कौन है वो लोग जो कह रहे हैं नहीं बन रही तो अलग हो जाओ? ये वो लोग हैं जो खुद दुखी हैं, जिनको आज तक खुद को नहीं पता चला मैरिज लाइफ कैसे चलती है। पर बच्चे तो बड़े कर दिए उन्होंने, बच्चों की शादियां हो गई, क्योंकि उनको सोल्यूशन नहीं मिला। वो बच्चों को क्या बताएंगे? खाक। बच्चों को नहीं बता सकते भाई, क्योंकि उनको खुद के पास ही सोल्यूशन नहीं। खुद ने शास्त्र पढ़े नहीं, किसी के शरण में जाके गए नहीं, बैठे नहीं। घर संसार को बसाना और घर संसार को बचाना, बसाना और बचाना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, ये समझ लीजिए बात। आपको जितनी मर्जी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े घर को बचाने के लिए, इंसान को करना चाहिए। अरे तुम्हारे कर्म में यही तो लिखा था कि तुम्हें यार बीवी अच्छी नहीं मिलेगी, तुम्हारे कर्म में यही तो लिखा था कि तुम्हें पति अच्छा नहीं मिलेगा। ये तो कर्म में लिखा जा चुका है। कैसे लिखा? या तो सप्तम भाव में वक्री ग्रह पड़ा हुआ है, या तुम्हारा सप्तमेश वक्री पड़ा हुआ है, या सप्तम भाव में कोई ग्रह खराब पड़ा हुआ है, या तुम्हारा लग्नेश पाप ग्रह के साथ फंसा पड़ा है। तो तुम तो ऑलरेडी वो कर्म करके आ चुके हो, उसका आज अब एक को रिजल्ट मिल रहा है। अब आप भाग रहे हो रे नवे, बोला भाग लो। कहाँ भागोगे? फिर वही मिल जाना है। दूसरे के तरफ भागोगे, उसका भी उस्ताद मिलना है, क्या कर लोगे? है कोई गारंटी? नहीं है गारंटी। ओनली 1% केस होते हैं जो मैरिज तोड़ने लायक होते हैं, जिसमें मैरिज निभाना वास्तव में मुश्किल हो जाता है। कौन कौन से केस होते हैं? सामने वाली पार्टी पागल हो जाए, मेंटली रिटार्डेड हो, इंपॉर्टेंट हो, नकारा हो, नकारे का मतलब है कि कमा के ही ना दे पट्टा, एडिक्शंस में चला जाए, हैवी एडिक्शंस, ड्रग्स ले रहा है और कुछ ले रहा है, जिसने ना कमाने की कसम ही खा के बैठा हुआ है। भाई मैं मानता हूं वहां पे स्त्री का रहना उचित नहीं है। वो 1% केस में आता है। बहुत एब्यूसिव हो जाए, बहुत ज्यादा जिसका बिहेवियरल इश्यूज खड़ा हो जाए। बिहेवियरल इशू को मतलब जब चाहे जब मर्जी सर फोड़ दिया, पीट दिया, टांग तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, ये उस टाइप का केस हो जाए, रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब 1% है। बाकी के जितने भी मेरे भैया तलाक फलाक हो रहे हैं ना, ये खाम खाई के बेवकूफी भरे मुद्दे हैं, ना समझी के खेल हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा तरीका पहले से ही समझ लो, शादी से पहले कि तुम्हारी मैरिज लाइफ में चैलेंज है। अगर है
तो उसकी रेमेडी शुरू कर दो। निश्चित रूप से लंबे समय तक उपाय करने पर रिजल्ट आता है। 1 महीना 2 महीने के उपाय नहीं होते, ये ध्यान रखना। रिलेशनशिप के जितने भी उपाय होते हैं मिनिमम 3 years to 5 years, कभी कभी तो 7 साल भी लग जाते हैं। कंटिन्यूटी में उपाय करें। अगर एक 20 साल का लड़का या 18 साल की लड़की शादी करने से पहले अगर उपाय करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से उसके आने वाले मैरिज के जीवन में खुशियां आती हैं, प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। ये इत्मीनान रखें, मैं अपने अनुभव के साथ कहना चाहता हूं आप लोगों को, इत्मीनान के साथ। और अगर आप सोचें कि 2 हफ्ते करके या 4 हफ्ते करके या 45 दिन करके कोई काम या 5-6 महीने करके उपाय कोई रिजल्ट आ जाएगा, नथिंग, कुछ नहीं आएगा। और रिलेशनशिप में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी उतना लंबा समय तक आपकी रेमेडी चलेगी। तो रेमेडीज के लिए जल्दबाजी मत करो, लंबे समय तक। कितना प्यारा सूत्र मैंने आप लोगों को दिया। सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हुआ है, आप अपने स्पाउस को बोलो कि वो उसका उपवास करे, वो उस ग्रह की चीजों का दान करे, उस ग्रह के मंत्रों का जाप करे। अगर पुरुष है तो पुरुष की कुंडली के सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, कैसा ग्रह बैठा हो, आपको लगता है कि वो ग्रह आपकी मैरिज में प्रॉब्लम दे रहा है, क्योंकि हर एक ग्रह के अपने एट्रीब्यूट्स हैं, वो देगा, वो झगड़ा भी अपने हिसाब से ही करवाएगा, तो तुरंत अपने स्पाउस से रिक्वेस्ट करें कि इसके उपाय आप करो और उनसे कराओ ना, साल भर 1.5 साल भर, फिर देखो कि दोनों के संबंधों में कैसा प्रेम जन्म लेता है। अगर किसी प्रकार का कोई दोष, रिलेशनशिप का दोष अगर कुंडली के अंदर है तो दोनों मिलकर के करो ना, दोनों हाथ पकड़ करके चलो, करो उपाय, निश्चित रूप से लाभ होगा। उपाय नहीं करेंगे जी, लड़ेंगे बस, कोई शक्तिपात फेंक दो बस, एकदम से काम हो जाए, है ना। और जीतने हम ही चाहिए। देख लो, बड़े अजीबो गरीब जो है हमारे पास, उनके मनवांछित इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं कि पति पत्नी है जी, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और अगर झगड़ा हो जाए तो जीतू मैं ही। उपाय ऐसा बताओ, हारना नहीं चाहिए, जीतूंगा तो मैं ही। अरे भाई, तुम लड़ाई काहे को करनी है ना जी, लड़ाई तो हो जाए बेशक, पर जीतना मैं चाहिए। अब क्या उपाय बताएं इसे। तो ये पहले अच्छी तरह से, आप मैरिज एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, इसको समझ लीजिए कि ये कार्मिक हमारे कर्माज हैं। इन कर्माज की वजह से हमें इस संसार में विवाह से या तो सुख मिलता है या विवाह से दुख मिलता है। सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार है। हाँ, सोल्यूशन इस जन्म के कर्म के अनुसार है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इस जन्म में आपको फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इस चीज के लिए तैयार है। हाँ, हितू सिंगला जी, क्या क्वेश्चन था आपका? सर जैसे आपने बताया कि लग्नेश अगर सप्तम में हो तो बहुत अच्छा होता है शादी के लिए, क्योंकि वो केंद्र में हो गया। लेकिन सर आपने ये भी बताया कि सूर्य मंगल शुक्र अगर सप्तम में आते हैं तो मतलब अच्छे ग्रह नहीं होते हैं। जी, तो जैसे लग्नेश अगर सूर्य मंगल या शुक्र होंगे तो हम कैसे कंसिडर करेंगे इनको? हाँ, हितू जी गलत बोल गए। सूर्य और मंगल एक साथ कैसे हो जाएंगे? लग्नेश एक ही ग्रह होगा। नहीं नहीं, लग्नेश नहीं, मैं कह रही हूँ सूर्य मंगल या शुक्र अगर लग्नेश बनकर सप्तम भाव में आते हैं, इन नहीं तीनों ग्रह होते में से सिंगला कोई जी, भी। मैं यही तो समझा रहा हूँ। लगन नहीं का स्वामी एक ही ग्रह होगा। नहीं नहीं सर, वही मैं बोल रही हूँ, अगर लगन का स्वामी सूर्य बन जाए या मंगल बन जाए या शुक्र बन जाए, हाँ, ऐसे बोलिए, कोई भी एक, हाँ ऐसे कोई भी ही बन जाए, पहले कोई समझिए। भी बन जाए, एक हाँ। साथ 3 बाण मत चलाओ, नहीं नहीं तो नहीं लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हैं, मैं ही अगर कंफ्यूज कोई हो भी गया। बन जाता है कोई कोई बन भी जाओ, इनमें से एक, ग्रह का हाँ। नाम ही मत लो। और हाँ, बोलो, ग्रह का नाम, ठीक है। लगन का स्वामी यदि सप्तम हम्म। में आएगा तो इसका मायने समझा देता हूँ। हाँ जी। लगन का स्वामी सप्तम में गया, अगर हाँ पुरुष जी। की कुंडली है, तो हाँ वो जी। अपने पत्नी पर आसक्त हो जाएगा। अच्छा। सप्तम भाव का स्वामी अगर लगन पे आ गया, सप्तम भाव का स्वामी लगन पे आ गया, तो पत्नी सिर पे बैठ जाएगी। पॉइंट समझिए, सप्तम भाव का स्वामी लगन पर आ गया तो समझो पत्नी बीवी जो है सर पे बैठी। अब कोई हंसेगा, वो कहते जी वो तो बैठी ही रहती है। नहीं, जिनका सप्तमेश लगन पे आ गया, बीवी के सर पे बैठने का मायने मैं समझाता हूँ।
तो आदमी अपनी वाइफ के बिना पूछे कोई काम करना दिल से पसंद नहीं करता। मतलब वो जरूर चाहता है कि एक बार मैं अपनी वाइफ से बात, मतलब वो बाई हार्ट चाहता है, प्रेमवश चाहता है, उसको अपने उसमें रखना चाहता है, अपने हर जिसको कहते हैं ना सीक्रेट प्लान में वो अपनी वाइफ को शामिल रखना चाहता है। मतलब ये मैं पॉजिटिव एटीट्यूड से कह रहा हूँ कि वो बाई हार्ट चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो डरते हैं, बस बाई हार्ट चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी के साथ हर चीज बता के चलें, समझा ठीक। करके चलें, तो ठीक। वो होता है। तो ये भी गहरे संबंधों की एक निशानी होती है। पति पत्नी में विश्वास की भावना होनी चाहिए, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की बातों को समझें, एक दूसरे के सीक्रेट्स को समझाने, ये बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच में अविश्वास की भावना नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हर बात एक दूसरे को बता के करनी चाहिए। तो सप्तम भाव लगन पे बैठेगा, ये बहुत अच्छा होता है। लगन का स्वामी सप्तम में बैठता है तो वो लगन को देखता है, तो लगन स्ट्रांग हो जाता है। जब लगन स्ट्रांग हो जाता है तो वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है, और जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग होता है फिर वो 99% वाले केस में आ जाता है, या वो सेफ जोन में, वो 1% वाले केस में नहीं। अच्छा, तो तो उसके लिए उसके कोई हमें मैरिज के उपाय नहीं चांस करने? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इंटेलिजेंट आदमी को कुछ नहीं करना। अच्छा अच्छा अच्छा। चाहे फिर वो सूर्य हो, चाहे मंगल हो, कोई शुक्र हो, कुछ मायने ही भी, नहीं रखता ये तो। वो 99 में आ गया। ओके सर, 99 गॉट में इट आ सर। गया, उसको बिल्कुल बड़े सर। आराम से बचाया जा सकता है। कभी कभी ऐसी दशाएं आती हैं, बड़ी गड़बड़ दशाएं आती हैं, जब पति पत्नी के बीच में दिक्कत आ जाती है, ये भी जी। मान के चलें, पर उन दशाओं को टाइम पास कर लें ईश्वर का नाम लेके, ईश्वर की शरण में रह करके, और फिर बड़े आराम से निकल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, चाहे वो मेल में हो चाहे अच्छा, फीमेल में हो। अच्छे समय में पति पत्नी का झगड़ा नहीं होता। अच्छे समय में पति को मिल रही होती है प्रमोशंस, समझो बात को, धड़ाधड़ प्रमोशन, काम होता है उसके पास ज्यादा है, अब वो सोच और पैसा आ रहा होता है, तो पति सोचता है यार इस समय झगड़ा करना ठीक नहीं है ना, अब तो टाइम है नहीं, फुर्सत है नहीं, झगड़ा करूंगा पैसा जाएगा, इधर से प्रमोशन होने वाली हो रही है, तो पंगे में हाथ मत। तो इंटेलिजेंट आदमी झगड़ा ही नहीं करता, हाथ जोड़ लेता है फटाफट और वो निकल जाता है। समझ रहे हो बात को? जब बुरी दशा चलती है उसको एक तो ऑफिस से इरिटेशन हो रही होती है, क्योंकि ना तो प्रमोशन हो रही होती है, झगड़े चल रहे होते हैं, स्ट्रगल बन रहा होता है, तो वो बाहर की फ्रस्ट्रेशन भी वो घर में निकालता है, बाहर का गुस्सा घर में निकालता है। और वो बीवी कुछ भी नहीं कह रही होगी तो भी आगे बीवी से झगड़ा करेगा उसको, कि आज तेरी शक्ल देखी थी इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा प्लान फेल हो गया है, मेरा आज प्रमोशन भी फेल हो गया, तेरी वजह से हो गया, तूने आज दही खिला दिया, तूने आज दूध पिला दिया, कोई ना कोई बहाना रख के वो लड़ेगा, एक्चुअली में बाहर की फ्रस्ट्रेशन वो घर में निकालेगा। तो ये है बुरे दशा का परिणाम, कि कुछ ना कुछ बहाने से वो झगड़ा करेगा। तो बुरी दशाओं को स्कीप कर दो, ईश्वर का नाम लेकर के अच्छे उपाय करो, ज्योतिष के दान पुण्य करो, जिससे वो बुरा समय निकल जाए और फिर पति पत्नी एक हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस संसार में परमेश्वर ने हमें मिलाया है, मिलाया इसलिए है कि जो हम बच्चे, हमारे द्वारा जो बच्चे होंगे उन बच्चों की पालना करना है, उस जीव की पालना करना है, उनकी पालना करना, ये हमारा धर्म है। और अगर हम इन बच्चों को, बेचारों को बीच अधर्म में भाग जाएंगे छोड़ छाड़ के, तो हम अपने धर्म से चूक जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अधार्मिक कार्य है, बच्चों को छोड़ के भाग जाना। लोग कहते हैं अरे हम क्या करें, बड़े बड़े बच्चों को छोड़ के लोग भाग जाते हैं, ये बड़ा अधार्मिक कार्य है, इससे अधार्मिक ज्यादा कार्य कुछ भी नहीं है। छोड़ना है तो पहले ही छोड़ छाड़ के भाग जाओ, अगर तुमने भागने का ही मन है तो, बाद में मत भागो। हाँ हाँ प्रमोद जी। सर एक चीज तो था, जैसे राहु केतु तो सर हमेशा वक्री होते हैं, जी तो सप्तम में बहने पे वो तो रिजल्ट खराब ही देंगे। है किस में रहने में? सप्तम में बैठने पे हाँ वो तो रिजल्ट हमेशा खराब ही देंगे ना सर। हाँ, राहु खराब दे देता है, ठीक बात है। और केतु हो तो केतु इतना खराब नहीं देता जितना राहु के देने के चांस बढ़ जाते सर। और दूसरा जैसे आप कह रहे हो ये लगन का स्वामी तृतीय में बैठे, तो हम लाल किताब के हिसाब से सिर्फ मंगल को ही देखेंगे उस टाइम।
नहीं नहीं, लगन का स्वामी वैदिक के हिसाब से अगर तीसरे में बैठा है वो मुद्दा अलग है, यहाँ मंगल से उसका मतलब नहीं है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वैदिक की कुंडली के हिसाब से। वैदिक के हिसाब से मैं बोल, यहाँ मैं सिर्फ आपको मैं क्लियर कर दूं, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ भैया, यहाँ लाल किताब ठीक के है उससे नहीं बोल रहा हूँ। तो अपने अपने लगन के स्वामी को देखें, ये बोला मैंने उनके लिए। हाँ सोनिया जी। थैंक यू। आपको दंडवत प्रणाम आपके पढ़ाने को। हंसते जी। हंसते मेरा तो पेट में दर्द हो जाता है। नहीं अभी चुटकुलों की शुरुआत हुई नहीं है, वो नवमांशा में करूंगा मैं चुटकुलों की शुरुआत, अभी की नहीं है। सर अभी आप बहुत कर रहे हैं। सर मुझे ये पूछना था, अगर लग्नेश और सप्तमेश दोनों 12वें घर में हैं हाँ, तो उसका क्या परिणाम होगा? दोनों पहली ही बात तो 12वें आज घर का में। सूत्र बता दिया कि लग्नेश 12वें में गया, बस इतना ही पढ़ा हाँ, है। हाँ, और ये अच्छा सप्तमेश नहीं। भी 12 में गया। फिर सप्तमेश कहीं जाओ, लग्नेश 12वें में गया ना, बस यही अपने आप में बड़ी समस्या है। अच्छा, और सर अगर जैसे मीन लगन की कुंडली है और सप्तमी आपके सप्तम भाव में जुपिटर लगन लॉर्ड बैठ गया, लेकिन साथ में वीनस और सैटर्न भी बैठ गए, हाँ, तो तो ये अच्छा हो गया, लग्नेश आपका 7वें घर में बैठ गया, लेकिन साथ में वीनस भी जी, बैठा है और सैटर्न भी आप बैठे हैं। सूत्रों को भूलना मत। पहला सूत्र की कोई ग्रह ना हो, एक से ज्यादा अगर ग्रह, जितने यस, ज्यादा ग्रह सप्तम में आएंगे उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता चला जाएगा केस। आपने तो 3 बिठा दिए यस तो सर। प्रॉब्लमेटिक क्यों नहीं होगा। नहीं दिख नहीं रहा ना सर प्रॉब्लम, इसलिए लगन मैं का पूछ रही हूँ स्वामी कि सप्तम इसमें में क्या जब, बचा रहा है, मतलब चीज समझदारी, किसी एक तो जीवन अच्छा हो साथी गया। का लग, नहीं सोनिया जी, किसी का भी पति पत्नी में से अगर लग्नेश मजबूत हो जाएगा तो बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरा फैक्टर भी जब आपको पता चलेगा, देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो सर आपने जैसे बताया कि जुपिटर 7th में हो तो पूजा पाठ नहीं करने चाहिए, घंटी नहीं बजानी चाहिए, जी जी। तो लेकिन ये लगन लॉर्ड है तो इस केस में कर सकते हैं? ना, नहीं कर सकते। तो भी नहीं कर सकते, तो सर उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है अगर करते हैं तो? वही है, मानसिक अशांति। पूजा करने से मानसिक अशांति आएगी? हाँ, ओके। चलिए तो चारू जी। सर मैं मेरा खुद का ही है। आप डांस थेरेपी करा करें, हरे रामा हरे कृष्णा का भजन चलाया करो, कह दो पूजा भी नहीं और आई एम डांसिंग, है उछल उछल के हरे राम हरे कृष्णा। अच्छा, नहीं सर मैं तो काफी करती हूँ पूजा, और आज से नहीं बहुत सालों से कर रही हूँ, जी, तो बहुत ऐसा मुझे बढ़िया। कुछ फील नहीं हुआ जैसा, मतलब कि पूजा नहीं करनी चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी विद माय मैरिड लाइफ, नो आप, प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आगे आगे पता चलेगा कि मैरिज लाइफ होती क्या है। मैंने आज आप लोगों को अभी तो बताया कि 2 इंटेलिजेंट आदमी जो होते हैं ना, बड़ा समझदारी से अपनी मैरिज लाइफ को निकाल ले जाते हैं। मैरिज लाइफ को चला लेना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और मैरिज लाइफ का अच्छा होना बिल्कुल डिफरेंट चीज। ये पहली बार आपको इस कोर्स में पता चलेगा। ओके मैरिज सर, लाइफ तो थैंक यू बहुत सर। लोगों की चल रही है हिंदुस्तान में, ये ध्यान रखना। हमारे सभी नेताओं की मैरिज लाइफ चल आई रही नो है, सर, सर हमारे सब दिखाते बड़े अच्छे हैं। बड़े अफसरों की जो है मैरिज लाइफ चल रही है, पर वो चल रही है बस। अच्छी हाँ है आई इस नो बात सर। की कोई गारंटी नहीं। हाँ चारू जी। हाँ जी सर, सर बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। जी सर मुझे दो बातें पूछनी थी सर। आपने सर एक अभी स्टेटमेंट कही थी कि अगर लग्न लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए, तो सर आपने एक स्टेटमेंट कही थी सर, मैंने वो मिस कर दिया। वो अपने लग्न को देख रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आपने वो क्या कहा था सर कि वो आश्रित हो जाता है, आपने ये कहा था? अपने स्पाउस की प्रति आकर्षित रहता है, आकर्षित में आकर्षित रहता है। इंक्लाइंट रहता है, हाँ हाँ, इंक्लाइन, हाँ तरफ समझिए उसका सर। ध्यान रहता है बहुत ज्यादा। सर क्योंकि सपोज अगर लगन का मतलब लगन का मतलब क्या होता है। लगन को अगर हिंदी में कहें, वो एक गाना है ना, ऐसी लागी रे लगन मीरा हो गई मगन। लगन का मतलब है मन, चित्त का लग जाना किसी चीज। वो 7th हाउस में लगन आके जहां पर अटैच। जाएगा, आपकी कुंडली का लग्नेश जिस भाव में जाएगा, चित्त उसी भाव के गुणों को ले लेगा। अगर सप्तम में जाएगा तो जीवन साथी, तो उसका लगन
सप्तम में गया यानी मन जीवन साथी के में लग गया, उसके प्रति इंक्लाइंड हो गया, उसके प्रति आकर्षित हो गया, इसका मायने ये है। फिर मैंने क्या कहा, क्योंकि नियम कहता है सप्तम भाव में एक भी ग्रह नहीं होना चाहिए, और अब यहां तो आ गया, तो क्या यह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? यस, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट वो अपने इंटेलिजेंस के द्वारा, क्योंकि सप्तम में बैठा हुआ ग्रह लगन को देखता है, अपने इंटेलिजेंस के द्वारा उस लड़ाई झगड़े को बड़े आराम से निपटा लेगा, शांति से, पता नहीं चलने देगा। ठीक है उस सर। व्यक्ति में जरूर वो एक ऐसी चीज पैदा करेगा, एक अट्रैक्शन पैदा करेगा अपने जीवन साथी के लिए, जिस अट्रैक्शन के कारण जीवन साथी उसको चाह करके नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्या क्या अट्रैक्शन हो सकता है? एक लड़की के जीवन में हो सकता है उसका पति बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा हो सकता है उसका पति बहुत कामयाब हो सकता है कि उसके पति का नेम फेम बहुत अच्छा हो सकता है कि उसका पति बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है कि उसका पति बेशक उसकी केयर करे ना करे पर उसके बच्चों की बड़ी अच्छी केयर करता हो। तो फिर महिला क्या कहेगी, यार चलो मेरी तरफ ना देखे ना सही, बच्चों को तो बड़ा प्यार कर रहा है, बच्चों को तो बड़ा ईच एंड एवरीथिंग दे रहा है, उनसे तो कुछ नहीं कह रहा है, ये कम से कम ये तो चलो शांति, क्योंकि माँ है ना अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती है, हमेशा ध्यान रखना। माँ किसी से लड़ लेगी झगड़ लेगी पर बच्चों के प्रति ये संसार का नियम है, जो महिला होती है उसका बच्चों के प्रति अथाह स्नेह होता ही होता है, ये अनडाउटफुल के चीज होती है, इस पर डाउट करना ही बेवकूफी है। वो अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा कंप्रोमाइज भी करती है। तो अगर उसका पति बच्चों को बहुत लाइक करता है, बच्चों को बहुत पैम्पर करता है, बच्चों के लिए सब कुछ दे रहा है, तो महिला के दिल में उसके प्रति कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता ही रहता है। या वो मैंने बता दिया कामयाब बहुत हो जाए, कोई उच्च अधिकारी हो जाए, कोई बड़ा अफसर हो जाए, कोई नेम फेम वाला हो जाए, कोई सेलिब्रिटी हो जाए, या बहुत पैसा कमाने वाला, तो भी महिला कंप्रोमाइज कर जाती कि चुपचाप बैठा रहा है, तू कहेगी क्या बाहर जाकर के कि क्या कमी है, सामने वाला तो पूछता तेरे को कमी क्या है, और वो कमी बता नहीं पाएगी, चाह के भी कमी नहीं बता। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। तो ये क्या हो गया, अगर सप्तम में, मैंने क्या कहा, सूत्र याद रखना, लगन का लॉर्ड सप्तम में, तो वो बंदा एक ऐसा अट्रैक्शन क्रिएट कर देगा उसकी लाइफ में, औरत की लाइफ में, कि वो औरत किसी उस एक या दो बिंदुओं के कारण उसके लाइफ के उसको छोड़ के नहीं जा सकती, और उस औरत को कहना पड़ेगा पब्लिकली कि मैं अपनी मैरिज लाइफ से बहुत खुश हूँ, कि उसके ये दो या तीन बिंदुओं की तरफ उसका ध्यान विशेष आकर्षित होता है महिला का, ये खासियत है। अगर सप्तम भाव का लॉर्ड लगन में, तो उसका जीवन साथी यानी उसकी पत्नी में कोई ऐसा गुण जरूर मिलेगा जिसकी वजह से पति उसको इग्नोर ही नहीं कर सकता। वो कहेगा यार मेरी पत्नी है ना, इस चीज में बहुत महारत हासिल है उसकी, अगर मैंने ये बात उससे नहीं बात करी तो मैं लॉस खा सकता हूँ। मतलब उस वाइफ की कोई ना कोई मास्टरी ऐसी होगी जिसके कारण पति उसके प्रति बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। सर एक चीज पूछनी थी सर, अगर ऐसे में जैसे जो सिचुएशन है सर, अगर ऐसे में अभी हमने नीच ग्रहों की बात तो नहीं करी है सर, ऐसे में अगर लग्नेश ही नीच होके बैठ जाए 7th हाउस में, तो सपोज कन्या ना लग्न करो, फिर गड़बड़ है, फिर फिर गड़बड़ है ना गड़बड़। सर? लगन देखिए सप्तम भाव में कोई भी नीच का ग्रह नहीं होना चाहिए। सर एक बात पूछूं सर, क्या सर ये नीच का, क्योंकि सर आपने जैसे कहा कि इतनी सारी चीजें हमने अलग अलग जगहों से सीखी है, तो कॉन्सेप्ट सच में बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो सर मैंने भी पिछले दिनों ये बात सुनी थी कि हम जब कहते हैं नीच भंग होना, तो अदरवाइज मैंने फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई नीच भंग के अपने रूल्स के हिसाब से अगर नीच भंग हो रहा है, जैसे हम कहते हैं केंद्र में आके प्लैनेट अपना नीच भंग कर लेता है, या जिसकी राशि में बैठा है वो लॉर्ड देख ले तो भी नीच भंग प्रश्न हो क्या जाता है, नीच भंग छोड़ दो, प्रश्न क्या है नीच हाँ, भंग का? सर प्रश्न ये है, सॉरी सर, सॉरी, प्रश्न ये है सर कि क्या नीच भंग होने के बाद भी नेगेटिव इम्पैक्ट देगा लग्नेश 7th हाउस में बहुत आके, अगर अच्छा वो क्वेश्चन, ध्यान रखना, दो चीजों में नीच भंग कोई असर नहीं देता। नीच भंग आपको रिलेशनशिप में फायदा नहीं देता, नीच अच्छा भंग आपको हेल्थ में फायदा नहीं। सपोज करो किसी व्यक्ति का मंगल नीच राशि में चला गया,
और उसका नीच भंग भी हो गया, परंतु मंगल नीच का हो गया, हेल्थ में कोई खास फायदा नहीं देगा। यानी मंगल नीच के जो जो बीमारियां, जो जो परेशानियां होती है ना नीच वाले मंगल वालों को, वो उस व्यक्ति को भी मिलेंगी। रिलेशनशिप में जो मंगल मदद करता है रिलेशनशिप के अंदर, वो मदद नहीं मिलती। जैसे लड़की की कुंडली में मंगल ग्रह उसका बॉयफ्रेंड है या उसका स्पाउस लगा लो, कुछ लगा लो, अगर लड़की का मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है तो स्पाउस भी नीच के मंगल के गुणों वाला ही मिलेगा। उसका बॉयफ्रेंड भी डरपोक मिलेगा, पेट का रोगी होगा, पेट से परेशान होगा। कोई लड़की पकड़ ले, अगर जिस लड़की का मंगल नीच का मिले, चाहे वो बॉयफ्रेंड रख ले चाहे वो पति रख ले, उसके पति के पेट की तकलीफ होगी ही होगी, पति पेट से दुखी होगा, डरपोक होगा, हाई इंटेलिजेंट होगा। नीच के मंगल वाले जो जो गुण थे वो वहां मिल जाएंगे। बेशक नीच भंग हो जाए, अब मैंने साथ में जोड़ दिया, बेशक नीच भंग हो जाए, नीच भंग आपको मेटलिस्टिक चीजों में आपको फायदा करता है कि मंगल नीच का हो गया, अब नीच भंग हो गया तो जमीन मिल जाएगी, अच्छा, मकान हो जाएगा। मंगल जो है और चीजों में, जो जमीन का कारक है, उस चीजों में फायदा कर देगा। मेटलिस्टिक रिलेशनशिप चीजों और में हेल्थ फायदा में, कर देगा। रिलेशनशिप और हेल्थ रिलेशनशिप में और हेल्थ में फायदा तो नहीं, नीच भंग का कोई कोई कारण, कोई वो चीज नहीं है। और सर कोई एक लास्ट चीज सर, सर अगर हमारा आत्मकारक प्लैनेट रेट्रो हो जाए तो सर, खाली आपने आपने बात कही थी दो स्लोगन में। चीजों को अलग अलग मत करो, है ना, वो फिर कंफ्यूज होने वाली बात कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, हाँ कैलाश जी। थैंक यू सर। हाँ सर, हाँ जी कैलाश। मेरा सर आपसे ये सवाल था, जो अभी आपने बड़ा अच्छा बताया, बस थोड़ा कैसा, जैसे लगन और 12th है, लगन और 6th है, जैसे उसमें ग्रह चल जाता है, अगर उनमें आपस में परिवर्तन हो जाए तो क्या उनका इम्पैक्ट कम हो जाता है कि बढ़ बहुत जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कैलाश जी ध्यान से सुनिएगा, जब भी लगन का और छठे का आपस में परिवर्तन हो जाए, यानी कि कैलाश जी का प्रश्न है कि लगन का स्वामी छठे में चला जाए और छठे का स्वामी लगन में चला जाए, इसे हम परिवर्तन योग बोलते हैं। परिवर्तन योग को राजयोग में, सॉरी, परिवर्तन योग को ज्योतिष में अच्छा माना जाता है, परंतु यहाँ पर परंतु लग गया। ये देखा जाता है किस भाव का किस भाव से परिवर्तन होता है। अगर एक का 6 से आपस में परिवर्तन हो रहा है तो अच्छा परिवर्तन नहीं है, दूसरे का और 7वें का परिवर्तन हो रहा है, कोई अच्छा परिवर्तन नहीं है। कुल मिला के नट सेल में अच्छे भाव का अच्छे भाव से ही परिवर्तन उत्तम माना जाए। जैसे लगन का दसम में चला जाए, दसम का लगन में चला जाए, तो 1 और 10 का परिवर्तन बहुत अच्छा है। 1 का और 9 का आपस में परिवर्तन बहुत अच्छा है। पर एक पहले भाव का स्वामी 12वें में चला जाए या 12वें का स्वामी पहले में चला जाए, ये अच्छा एक्सचेंज नहीं है। लगन का स्वामी 8वें में आ जाए, 8वें का स्वामी लगन में चला जाए, ये अच्छा एक्सचेंज नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, एक्सचेंज में हो क्या रहा है, एक्सचेंज में ये हो रहा है कि मैं तेरे गुण ले रहा हूं, तू मेरे गुण ले रहा है, या तू मेरे भाव की रक्षा कर, मैं तेरे भाव की रक्षा कर। हम दोनों आपस में अपने गुणों का एक्सचेंज करके हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। जैसे एक आईएएस ऑफिसर हो जाए और एक आईपीएस ऑफिसर हो जाए। एक आदमी कहता है अच्छा भाई, आईपीएस कहता है पुलिस का कोई काम होगा मैं संभाल लूंगा, आईएएस कहता है अच्छा सिविल से रिलेटेड कोई काम होगा मैं संभाल लूंगा। तो दोनों में बड़ा अच्छा कोलेब्रेशन हो गया, दोनों में बड़ा अच्छा पॉइंट बन गया। परंतु कोलेब्रेशन भी समान ताकत के लोगों के साथ या समान गुणों के वाले लोगों के साथ ही अच्छा होता है। विपरीत गुणी लोगों के साथ तालमेल अच्छा नहीं हो सकता। अगर अष्टम भाव लगन पे चला जाए और लगन का स्वामी अष्टम में चला जाए, ये परिवर्तन कोई अच्छा परिवर्तन नहीं है, बेहतरीन परिवर्तन नहीं है। पर वही परिवर्तन लगन सप्तम का हो जाए तो अच्छा है। जैसे इंदिरा गांधी जी की कुंडली में लग्नेश सप्तम में था और सप्तमेश लगन में था,
तो ये परिवर्तन उनकी कुंडली में शायद 3 परिवर्तन राजयोग थे, जिनकी वजह से वो प्रधानमंत्री के पद तक बनी। परिवर्तन योग आपके चार्ट के अंदर वैल्यू एडिशंस कर देते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशंस कर लेते हैं, पर अच्छे भाव का अच्छे भाव से होना चाहिए। मेरा सर आपसे बिल्कुल सही कहा, मगर इसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा अगर मान ली दोनों ग्रह मित्र हो, राशि भी मित्र हो, 1 और 12 की या 1 और 6 की, क्या उसका इम्पैक्ट बुरा जो होना है अकेले जाने से उसका कम अगर हो जाएगा, बढ़ जाएगा? दोनों अगर मित्र हैं, ये क्यों पूछ रहे हो आप? कोई हाँ, दोनों एग्जाम्पल दो ताकि मैं समझ पाऊं आपकी बात जैसे का। मान लीजिए लगन में मरकरी है ग्रह, और 3 नंबर जेमिनी, और 2 नंबर में है वीनस। अच्छा, 12वें ग्रह में 12वें हाउस में वीनस है। जेमिनी और वीनस आपस में एक्सचेंज कर गए। नहीं हुए ही नहीं, एक्सचेंज हुए ही नहीं। अगर मिथुन लगन है, आपने कहा लगन में ही बुध बैठ गया और और 12वें में वृष राशि में शुक्र बैठ गया, तो परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। नहीं नहीं, वो दोनों बुध जो बुध वाला बैठ गया 12वें में, और अच्छा, वीनस ऐसे बोलिए, ऐसे आप ऐसे। कहना चाह रहे हैं मिथुन लगन के अंदर बुध जो है वृष राशि में चला गया हाँ और जी, वृष राशि का स्वामी शुक्र लगन में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, तो भी कोई अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ। और थोड़ा इम्पैक्ट कम हो जाएगा बुराई का, क्या नहीं? हाँ हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र, उसके पीछे रीजन है कि शुक्र शुभ ग्रह है। हाँ जी, हाँ जी, तो बुराई का असर कम हो जाएगा। हाँ जी, शुक्र शुक्र अपना पॉजिटिव असर देगा, पर बुध का असर खराब हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ, कुमुद जी। सर मेरा क्वेश्चन है, अगर मीन लगन का है 12 नंबर की हॉरोस्कोप, और लगन का स्वामी गुरु 4th हाउस में वक्री होके बैठता है, हाँ, और 7th हाउस में जो राशि है 6 नंबर, उसका स्वामी 10th में बुध वक्री वो होके अभी बैठता अभी है। अभी बुध के बारे में अभी मैंने सप्तमेश के बारे में बताया नहीं, तो अपन लग्नेश के बारे में बात करते हैं कि लग्नेश चौथे भाव में वक्री हो गया, तो प्रश्न बताओ क्या है? तो ये मैरिज लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट करेगा? कुमुद जी, लग्नेश का वक्री होना या सप्तमेश का वक्री होना या सप्तम भाव में वक्री ग्रह का बैठना, नॉट गुड। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अब करना चाहिए तो अपन कोर्स इसलिए करके बैठे हैं कि इसमें यही बताएंगे कि क्या करना चाहिए, है ना। चिंता ना करो, आएगा धीरे धीरे। हाँ, डॉक्टर पूनम जी। नमस्कार सर। सर आपने 29 डिग्री के ग्रह का एक्सप्लेन किया कि वो अनुभवी होता है, तो सर थोड़ा सा 0 डिग्री में भी एक्सप्लेन कर दें। 0 डिग्री तो बहुत ही मस्त, इससे हाईली मिरेकल डिग्री, चमत्कारी ग्रह है ये। चमत्कारी ग्रह कैसे है? जिसका भी ग्रह जो 0 डिग्री का होगा, शुरुआती दौर में वो स्ट्रगल देता है। अपने से कारक तो चीजें, जो भी उसकी कारक चीजें होंगी, जैसे मान लो मंगल 0 डिग्री का है, अब 0 डिग्री का मंगल है, तो उस बेचारे को शुरुआत में जमीन खरीदने में उसको ऐसा लगेगा यार जमीन खरीदना तेरे लिए सबसे बड़ा महाभारत काम है लाइफ में। फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करेगा, और पता चला 50 वर्ष की आयु तक आते आते उसको लगेगा कि हम तो भूखंड के स्वामी हो गए, यानी कि बहुत सारी जमीनें ले ली। कहाँ तो एक जमीन का टुकड़ा खरीदने को तरस रहा था, कहाँ उसने पता चले 7-8 प्रॉपर्टियां लेकर के गिर दी। तो ये प्लेनेट चमत्कारी इसलिए माना जाता है कि आदमी को ऐसा एहसास होता है एक समय पर आने के बाद कि यार ये वास्तव में मिरेकल है, तेने तो सोचा नहीं था, ये तो गजब का काम हो गया। 0 डिग्री का मतलब ये है अब वो बीज रूप बन गया है। बीज में ही समस्त पेड़ की ताकत समाहित होती है। बीज है, बीज में पूरा वृक्ष है, और उस पूरे वृक्ष में कितने फल लगेंगे, अनंत, कोई गिनती नहीं। उस एक छोटे से बीज की ताकत है कि वो अनंत फल को पैदा करने की क्षमता रखता है। एक तरह से 0 डिग्री प्लेनेट बीज रूपी प्लेनेट है, अर्थात उससे जो नया संपूर्ण पैदा होगा उसमें अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसीलिए मैंने क्या आपको बताया कि बंदा जो एक प्लॉट लेने के लिए तरस रहा था,
उसकी उम्मीद नहीं थी कि तू कर भी सकता है ऐसा, पर जीवन में उसके ऐसी घटनाएं घटी, उसको ऐसी तरक्की उन्नति मिली, उन्हें जमीन पे जमीन लेता चला गया। और फिर वो गिन के बताता है मेरा यहाँ भी प्लॉट है, ये फ्लैट है, ये मकान है, इस शहर में भी मकान है, इस शहर में। लोग कहते हैं मैंने ये कर दिया। और फिर वो सोचने में मजबूर हो जाता है, यार वो कौन से पंडित जी थे जो कहते तेरा मंगल 0 डिग्री का है? वो कहाँ है? मैं तो, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है आज के दौर के अंदर। तो पूनम जी, 0 डिग्री में अनंत संभावनाएं छिपी रहती हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है? ये 0 डिग्री वाले प्लेनेट उस इंसान को कंफ्यूज करके रखते हैं, उसको अपनी शक्ति का एहसास नहीं होने देते। हनुमान जी की तरह शक्ति भूल जाता है वो, उसको पता ही नहीं कि तू कितना शक्तिशाली है। तो जिस ग्रह से संबंधित जो भी ग्रह होगा 0 डिग्री का, उस आदमी को उसकी ताकत का एहसास ही नहीं होता कि तेरे पास इतनी बड़ी ताकत है। एग्जाम्पल बताया था कि मैंने, एक व्यक्ति मेरे पास आए सज्जन, शुक्र 0 डिग्री का था, और उसको पता ही नहीं कि तेरा शुक्र 0 डिग्री का क्या क्या फायदे दे रहा है, जबकि उसको शुक्र डिग्री के बहुत सारी चीजें पता था। पर जब उसको एहसास कराया तेरे पास शुक्र की सारी चीजें हैं, वो हैरान हो गया, कहता है आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास तो शुक्र की कोई कमी ही नहीं है। यानी कि उसके पास सारी चीज होती हैं, फिर भी उसको लगता है मेरे पास नहीं है, कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो बीज रूप में रहता है, छिपा हुआ रहता है, प्रकट नहीं होता है। और जब प्रकट होके उसके पास अनंत फल आते हैं, तो भी उसको एहसास नहीं होता कि तूने देख कितना बड़ा कर दिया। उसको लगता है यार तो कुछ जादू ही है, कोई चमक है, कोई कुछ चमत्कार ही है। समझ गए पूनम जी? देखिए, फलित को कहने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और फलित को मेरा मानना है आम आदमी की तरह, आम आदमी की भाषा में समझाया जाना चाहिए। अगर आप ये डिग्रियों में उलझा के रख दोगे ना, वो बेचारा बुढ़ापे तक उलझा ही रहेगा उन डिग्रियों में, और उसको कभी दिमाग में नहीं बैठेगा इसके मायने क्या। अरे आपको सामने वाले को पढ़ के समझाना इसका मायने क्या है, समझ में तो उसके खुद के नहीं आ रहा, समझाएगा क्या? अब उसने भी यही पढ़ा कि 0 डिग्री प्लेनेट मृत अवस्था का ग्रह, मृत अवस्था का ग्रह, कि मर गया, डेड हो गया। अब डेड का भाई, तो आपके पास कोई एग्जाम्पल मिले तो आपसे बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। अपने उन ग्रहों को छाटिए जो 0 डिग्री के, निकालिए उन ग्रहों को, देखिए उन ग्रहों की कारक चीजें कितनी अवेलेबल है आपके जीवन के अंदर, फिर आपको पता चलेगा। अगर आपका कर्क लगन है और मंगल 0 डिग्री का है, और आपके घर में बच्चे खेल रहे हैं, तो फिर मंगल 0 डिग्री का क्या कर रहा है? वो तो संतान का मालिक है। फिर वो काय का मृत अवस्था का है, काय का डेड अवस्था का है, वो तो बच्चे दे रहा है भाई, पंचमेश के रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी नौकरी रोजगार बहुत अच्छा चल रहा है, वो 10म भाव का स्वामी है, तो फिर काय का डेड अवस्था का है? उसकी तो अवस्था बड़ी शानदार है, वो आप में एनर्जी दे रहा है, आप में ऊर्जा दे रहा है, आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करा रहे हैं, बिल्कुल ब्लड एकदम टनाटन आ रहा है, 14, 15, 16 आ रहा है, तो काय का डेड अवस्था का है? पूनम जी समझे? थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर ऐसी भाषा में किताब में नहीं मिलेगा, ये निश्चिंत है। हाँ नितिन जी। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, मान लीजिए अगर सप्तम भाव में 2 ग्रह हैं और एक डेड है, मतलब अस्त है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मान लीजिए सूर्य और मंगल ही बैठे हैं, मंगल डेड है। अस्त अलग चीज है नितिन जी, अस्त बिल्कुल अलग चीज है, डेड अलग चीज है बिल्कुल। अच्छा सॉरी, अस्त है, मतलब अस्त। हाँ, पर अगर मंगल का नाम लेते हो तो मंगल डेड है, अगर मंगल का नाम लोगे तो मंगल, मंगल और बुध ग्रह 2 ये डेड हो जाते हैं सप्तम भाव। और डेड कब नहीं होते? अगर कुंडली में शुक्र ताकतवर है, अगर कुंडली में शुक्र ताकतवर है, फिर सप्तम भाव में बुध और मंगल डेड नहीं होते।
अगर शुक्र कमजोर है तो सप्तम भाव में बैठा हुआ बुध भी और सप्तम भाव में बैठा हुआ मंगल भी डेड हो जाता है। पर अगर मंगल सप्तम भाव, अगर आप कहते हो चलो जी डेड नहीं है, हम मान लेते हैं अस्त है, अस्त ग्रह सप्तम भाव में अच्छा नहीं होता। ये पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता, पत्नी की मानसिक स्थिति के लिए भी अच्छा नहीं होता। पत्नी में कई प्रकार की कमजोरियां ऐसी हो जाती हैं जिसको पब्लिकली कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई आदतें उनकी खराब हो जाती हैं, जीवन साथी की वो भी गड़बड़ हो जाता है। अगर लड़की की कुंडली है तो लड़का उसका गड़बड़, मतलब जीवन साथी कोई एडिक्शन का कारक भी पाल के बैठ सकता है, कोई हेल्थ का इश्यूज भी हो सकता है उसको कोई ना कोई। तो ये कई तरह के इफेक्ट बट इट्स नॉट गुड, नट सेल में इट्स नॉट गुड। हाँ रघुवीर जी। हाँ सर, ये जैसे सूर्य नीच राशि का 0 डिग्री का हो जाए फिर? ये जो अभी बताया 0 डिग्री का हो जाने दो। मैंने कहा नीच 0 नीच डिग्री राशि। का हो गया तो खुश हो जाओ, नीच का हो गया और 0 हो गया बढ़िया हो गया। अच्छा, फिर भी बढ़िया है। फिर भी बढ़िया है। आप ये बताओ घटिया क्या है उसमें। देखिए कुछ चीजें आप है ना खुद रियलाइज कीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा। अगर कोई ग्रह खराब रिजल्ट देगा तो आपके सामने आएगा, और अच्छे रिजल्ट देगा तो सामने आएगा। किसकी कुंडली में है रघुवीर जी? मेरे लड़के की कुंडली में। और आप जीवित तो है? हाँ। फर्स्ट क्लास। भाई सूर्य फादर है ना, ठीक है। भाई नीच का ग्रह है, हाँ। पिता के सुख में कमी देगा ना नीच का ग्रह। एक ग्रह नीच का हो गया इसका मतलब कमजोर हो गया। कमजोर हो गया कि तो पिता के सुख में कमी। अगर वही ग्रह 0 डिग्री का है तो पिता कमाने में भरी जवानी से कमाना शुरू कर देता है। ठीक है। भरी जवानी का मतलब मात्र 22-23 साल की उम्र में ही वो अपना कामकाज शुरू करके बैठ जाता है, नौकरी रोजगार शुरू करके बैठ जाता है। कौन? लड़के का पिता। ठीक है। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो फिर सूर्य कहाँ गड़बड़ हो गया बताओ? हाँ 20 साल से शुरू कर दी। मैं तो कह रहा हूँ ना 22-23 साल की उम्र में, और आप तो 20 साल में ही लग गए। मैंने क्या कहा भरी जवानी में, बहुत अर्ली एज में। आप बच्चे पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते आज के टाइम में 22 साल की उम्र में। और मैंने नीच के सूर्य को देख करके 0 डिग्री को देख करके ये कह दिया कि पिता बहुत जल्दी एज में कमाना शुरू कर देता है, और आज तक आप कम गए। तो कहा है कि पिता के सुख में कमी है? भाई कहीं सुख में कमी नहीं है। और एक और बात बता दूं, आप विशेष प्रेम करोगे उससे, विशेष अपने बेटे से। अब आप कहेंगे ये मत कह देना कि सारे ही करते ना, जिसका सप्तम भाव में अगर वो 0 डिग्री का प्लेनेट हो गया तो वो विशेष प्रेम करता है, इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होता है। तो और वो खुद भी अपने पिता से भी बहुत होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये तो बहुत फलित तो थोड़ा सा अलग हट करके है, चतुर्थ जैसे में है किताबों में बोला गया है ना वैसा नहीं। हाँ चतुर्थ में है, 7th में नहीं है। कोई बात नहीं, कहीं हो। आपका तो प्रश्न ये ना नीच का है और 0 डिग्री का है, आपका तो प्रश्न ये है। ठीक है। आपका तो प्रश्न ये है कि 0 डिग्री का भी है और नीच का भी है। हमारी तो बात उस बात पे चल रही है। तो सभी स्टूडेंट के सामने जवाब आ गया कि नीच का भी है और 0 डिग्री का भी है। और आप एंजॉय करो और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बेटे का सूर्य नीच का है। खुशी मनाओ कि 0 डिग्री का है। हाँ नीच का होता तो समस्या खड़ी होती। एक बच्चे के लिए पिता के सुख में कमी क्या होती है? पिता का बहुत ज्यादा गरीब होना, पिता का नकारा होना, पिता का बेपरवाह बाप होना, पिता का कम आयु में संसार से विदा ले लेना। ये बच्चे के लिए बच्चे के सुख में कमियां होती हैं, यानी कि पिता के सुख की कमियां होती है। फादर का बहुत ज्यादा अब्यूसिव होना, पिता का बहुत बुरा व्यवहार करना, एक बच्चे के लिए उसके पिता के सुख में कमी होती है। पर अगर ये सब चीजें नहीं है तो फिर भाई ग्रह कहीं बैठा रहो, कितने भी डिग्री का बैठा रहो, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है।
थैंक यू। हाँ सुलेखा जी, देखा जी कितना बढ़िया मिरेकल जो है सूत्र बता दिया आपको आज, हैं इतने हाँ दिनों से परेशान हो रहे थे आप। हाँ सुलेखा जी। हाँ सर, मेरा नेफ्यू का 2 प्लैनेट उसका सैजिटेरियस लगना है, और मरकरी अपने ओन साइन में 7th हाउस में, वो भी 0 डिग्री है, और मार्स 8th हाउस में नीच का होके 0 डिग्री है सर, एंड वो इंजीनियरिंग कर रहा है अभी फाइनल ईयर में। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे मरकरी 0 डिग्री है तो उसकी मैरिज में क्या रहेगा? उसके 3 प्लैनेट सर 7th हाउस में, देखो सन है। क्या रहेगा ये तो मैं सुलेखा जी बिल्कुल नहीं कहूंगा पब्लिकली किसी की मैरिज को प्रेडिक्ट करना, बट हाँ मैं इतना कहूंगा बच्चा इंजीनियरिंग जरूर कर रहा पर इंजीनियरिंग का काम नहीं करेगा। वो किसी हाँ। भी चीज में पढ़ रहा होगा, वो बिजनेस करेगा और अपना काम करेगा। हाँ, वो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है सर। हाँ और बेशक। अभी तो 19 ईयर्स का, ये सर 19 साल का है, बट मार्स 0 डिग्री है, साथ में कंबस्ट भी है। तो इसको कैसे लेंगे सर? 8th हाउस में तो चलो नीच का होने से अच्छा हो गया, ज्यादा तंग नहीं करेगा उसको। नहीं वो अलग है, ऐसा नहीं होता कि वो नहीं करेगा, करेगा। पेट पेट से कमजोर रखेगा, पेट का मामला काफी गड़बड़ रखेगा, इसका पेट बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, खुद बंदा बहुत इमोशनल होगा, बहुत सेंसिटिव होगा ना, वो एक अलग बात है, वो पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, बच्चा जवान है ना। तो ये बात है, हाँ नेगेटिव असर भी होंगे, पर इतना है कि ये बच्चा खुद का अपना ही काम करेगा। अच्छा अच्छा, बिकॉज अभी तो फिलहाल इज ट्राइंग फॉर जॉब प्लेसमेंट्स का चल रहा हाँ है। यस यस। हाँ नहीं जॉब 3 साल से ज्यादा जॉब करेगा नहीं। ओके, 0 आजकल तो डिग्री का मंगल लेकर के बैठा हुआ भाई, कैसे जॉब करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। ओके ओके, बिकॉज माय चलिए। ब्रदर इज इनटू कंस्ट्रक्शन, तो हो सकता है ही माइट जॉइन ब्रदर। हाँ यस यस यस। तो ऐसे है। पर चलिए। सर आपने लास्ट 3 7th हाउस प्लैनेट्स पढ़ाए थे, मैं तो आपको हमेशा सर, मेरी क्लास मिस हो जाती, कल आपकी पूरी क्लास में अटेंड कर पाऊंगी, क्योंकि कोई थर्सडे को मेरा थोड़ा सा मुश्किल रहता सर, थर्सडे बैक टू बैक क्लासेस रहती है, कोई तो बात आई डिपेंड ऑन रिकॉर्डिंग ओनली सर। नहीं, रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास में, कल आ जाएगी। चलिए धन्यवाद आपका।